प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की इस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में, स्वर के भेद क्या है, वर्णों के प्रकार क्या है, स्वर के कितने भेद हैं और भाषा क्या है। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या है, व्यंजनों के कितने भेद हैं और व्यंजन की क्या परिभाषा है। तो व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन हैं, जैसे क, च, ट, त, प, य आदि। इन सभी व्यंजनों में स्वर मिला हुआ है। इन सभी व्यंजनों में स्वर मिला हुआ है। इसी कारण इनका उच्चारण ठीक ढंग से होता है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। उसके पश्चात व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्णों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रथम एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। उसके पश्चात स्पर्श क्या है? स्पर्श का क्या अर्थ होता है? स्पर्श यानी कि किसी भाग को छू लेना। स्पर्श का अर्थ क्या है? किसी भाग को छू लेना। तो किस प्रकार से व्याकरण में स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का भाव क्या है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, वो कंठ और तालु जो हमारा मुख के अंदर स्थान है, उस भाग को स्पर्श करती है, उस भाग को छूती है। जब हम बोलते हैं तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कैसे लेकर मैं तक 25 है। ये कैसे लेकर के मैं तक 25 है। ये 5 वर्गों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग को उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ग को उस वर्ण के प्रत्येक वर्ग को उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसे कवर, क, ख, ग, घ, ङ। स्वर, च, छ, ज, झ, ञ। स्वर, ट, ठ, ढ, ढ, ण। स्वर, त, थ, ध, ढ, न। स्वर, प, फ, ब, भ और मैं। अब इससे आगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना। अब हम नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान हो, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। इन वर्णों के उच्चारण में व्यंजनों की भांति थोड़ा स्पर्श भी होता है और स्वरों की भांति वायु भी स्वतंत्रता पूर्वक मुख से बाहर निकलती है। अतः इन्हें ईषद, स्पृष्ट और अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो अंतस्थ का अर्थ है बीच में, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान हो, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। इन वर्णों के उच्चारण में व्यंजनों की भांति थोड़ा स्पर्श भी होता है कि हवा जो है कहाँ मुख को छूती है, और स्वरों की भांति वायु भी स्वतंत्रता पूर्वक मुख से बाहर निकलती है। अतः इन्हें ईषद, स्पृष्ट और अर्धस्वर भी कहा जाता है।
नंबर 3 है ऊष्म। ऊष्म जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। वायु रगड़ या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, 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 है। ये 4 ऊष्मांग हैं। इन्हें ईषद विवृत भी कहा जाता है। इन्हें ईषद विवृत भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन का भी इसमें वर्णन है। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है या उनके बीच कोई स्वर नहीं होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस से अक्षय, त प्लस रे त्रे, ज प्लस य गे, ट प्लस रे ट्रे, क प्लस रे क्रे। इस प्रकार से हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन व संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना। इससे आगे हम अयोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हमने यहाँ पर पहले व्यंजनों के बारे में पढ़ा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन के हमने 3 भेद पढ़े, कैसे लेकर मैं तक 25। उसके बाद अंतस्थ के 4 भेद पढ़े, या र ल व और ऊष्म के भी 4 भेद पढ़े। और उसके पश्चात हमने संयुक्त वर्णों के बारे में जाना, संयुक्त व्यंजनों के बारे में जाना। और उसके पश्चात हमने अयोग वाक्य, उसके पश्चात हम आते हैं अयोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अयोग वाक्य क्या है? वे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई उपयोग नहीं होता, अयोग वाक्य कहलाती है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण जो है, उच्चारण करते समय ये जो ध्वनियां होती हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वर के बाद होता है। इनका उच्चारण जो है ये उच्चारण करने में स्वतंत्र नहीं होते, आजाद नहीं होते। इनका उच्चारण स्वर के बाद होता है। जैसे है, ये मुख्य रूप से 3 माने गए हैं। नंबर 1 है अनुस्वार, नंबर 2 है अनुनासिक, नंबर 3 है विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। उसके पश्चात नंबर 1 है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? यहाँ पर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किसी स्वर के बाद होता है, अतः स्वर के पश्चात नासिका, नासिका से जो उच्चरित ध्वनि अनुस्वार कही जाती है, इसके लिए स्वर के बाद एक बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे संस्कार, संचार आदि। अनुस्वार किसे कहेंगे? अनुस्वार का उच्चारण हम किसी स्वर के पश्चात करते हैं और जहां पर नासिका का मुख्य जो है अभिन्न कार्य होता है। नंबर 2 है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? इस ध्वनि का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से होता है। अनुनासिक जो ध्वनि है, इस ध्वनि का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से होता है। इसके लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हंसना, आंख आदि। तो पहले हमने अनुस्वार पढ़ा, उसके पश्चात अनुनासिक पढ़ा। अनुस्वार में केवल नासिका का प्रयोग होता है और अनुनासिक में मुख एवं जब ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है और इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। उसके पश्चात नंबर 3 है विसर्ग। विसर्ग क्या है? 2 बिंदुओं का प्रयोग इसमें होता है। यह भी स्वराश्रित होता है। विसर्ग जो है इसका प्रयोग भी स्वरों के बाद ही होता है। जैसे इसका उच्चारण है की भांति होता है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो है की ध्वनि निकलती है। जैसे रामः, रामः, मुनि, साधु आदि। इस प्रकार हमने यहाँ पर अयोगा में अनुस्वार को पढ़ा, अनुनासिक को पढ़ा और विसर्ग को पढ़ा। तो हमने अनुस्वार में जो है प्रयोग हुआ नासिका का, अनुनासिक में प्रयोग हुआ मुख और नासिका का, और विसर्ग में प्रयोग हुआ 1-2 बिंदुओं का, और इसका उच्चारण है की भांति होता है। जैसे राम है, मुनि, राम है, मुनि, साधु आदि। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस पहले जो हमारे पिछले के वीडियो है उसमें वर्णों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के भेद
और उसके पश्चात अयोग हुआ, इनके बारे में पढ़ा। अब हम आगे के वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।